गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। 1920 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का कालखंड गांधी युग के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के निधन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर महात्मा गांधी के हाथ में आई। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सूत्रों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता युद्ध को नई दिशा दी। गांधी जी के प्रभावी नेतृत्व के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन और अधिक व्यापक हुआ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का नया युग प्रारंभ हुआ। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में कार्य। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वकालत के काम से दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड का उपनिवेश था। वहाँ अनेक भारतीय उद्योग, व्यापार और काम धंधों के लिए अस्थायी रूप से बस गए थे। वहाँ के हिंदी मतलब भारतीय लोगों के साथ अपराधी की भांति व्यवहार किया जाता था। उनका हर स्थान पर अपमान किया जाता था। 1906 में शासन ने एक आदेश निकालकर अश्वेत वर्णियों को उनका अपना पहचान पत्र अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया। उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। गांधी जी ने सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर इस अन्याय के विरुद्ध वहाँ के लोगों को न्याय प्राप्त करा दिया। गांधी जी का भारत आगमन। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। नामदार गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। सामान्य लोगों का दुख और दरिद्रता देखकर उन्होंने सेवा का व्रत लिया। वे अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे आश्रम में रहने लगे। सामान्य लोगों को न्याय प्राप्त कराने के लिए उन्होंने सत्याग्रह की अभिनव तकनीक का अवलंब किया। सत्याग्रह का दर्शन। गांधी जी ने सत्याग्रह की नवीन तकनीक को जन आंदोलन के साथ जोड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ सत्य और न्याय के प्रति आग्रही बनना है। अन्याय करने वाले व्यक्ति को संयम और अहिंसा के मार्ग में पर चलकर सत्य और न्याय का बोध कराना तथा उस व्यक्ति का मन परिवर्तित करना सत्याग्रह का उद्देश्य है। सत्याग्रही व्यक्ति को हिंसा, असत्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गांधी जी की सीख थी। कालांतर में केवल भारत में ही नहीं अपितु अनेक देशों की जनता ने अन्याय प्रतिकार करने के लिए सत्याग्रह मार्ग का अंगीकार किया। अमेरिका के अश्वेत वर्णियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला पर गांधी जी के सत्याग्रह का बहुत प्रभाव पड़ा। चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण क्षेत्र में अंग्रेज बागान मालिक भारतीय किसानों पर नील की फसल उगाने पर जबरदस्ती करते थे। यह निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की शक्ति की जाती थी। परिणामतः किसानों को हानि उठानी पड़ती थी। गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण गए और वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन किया। गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन सफल रहा। किसानों के साथ न्याय हुआ। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई। फिर भी सरकार द्वारा बलात् लगान वसूल किया जा रहा था। गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी। तब स्थानीय किसानों ने 1918 में खेड़ा जिले में लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ़ किया। अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मिल श्रमिकों ने वेतन मांग की, परंतु मिल मालिकों ने मांग को ठुकरा दिया। गांधी जी की सलाह पर श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन किया। गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठे। अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की। रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीयों के हितों के निर्णय लिए जाएंगे, उत्तरदायी सरकार लाई जाएगी, ऐसा भारतीयों को लग रहा था। वस्तुओं के बढ़ते दाम, करों में हुई वृद्धि और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए उस विषय में उपाय सुझाने के लिए सर सिडनी रौलट नामक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार 17 मार्च 1919 को केंद्रीय सरकार मंडल में भारतीय सदस्यों द्वारा
किए गए विरोध को न मानते हुए नया कानून बनाया। उसे रौलट एक्ट कहते हैं। इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का न्यायालय में मुकदमा दायर न करते हुए कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून कहकर संबोधित किया। इस कानून के विरुद्ध में पूरे देश में क्रोध की लहर फैल गई। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रौलट कानून को विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। रौलट कानून के विरुद्ध आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन ने पंजाब के प्रांत प्रखर स्वरूप धारण किया। अमृतसर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना। सरकार ने दमन तंत्र प्रारंभ किया। गांधी जी को पंजाब प्रांत में प्रवेश करने पर प्रतिबंध किया गया। जनरल डायर के अनुसार डायर ने अमृतसर में सभाएं लेने पर प्रतिबंधित आदेश लागू किया। अमृतसर में हड़ताल करने के विषय में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे प्रमुख नेताओं को बंदी बनाया। इस घटना की निंदा करते हुए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग में वैशाखी त्यौहार के दिन सभा का आयोजन किया गया। इस समय जनरल डायर सेना की गाड़ियां लिए वहां आया। जलियांवाला बाग के मैदान से बाहर जाने का एक ही संकरा मार्ग था। उस मार्ग को बंद किया और बाग में इकट्ठे हुए निःशस्त्र और निरीह लोगों पर बिना कोई सूचना दिए अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बंदूकों के 1600 चक्र चलाने के बाद गोलियां समाप्त होने के कारण गोलीबारी बंद हुई। इस नृशंस नरसंहार में 400 स्त्री पुरुष मारे गए, अनगिनत लोग हताहत हुए। गोलीबारी के तुरंत बाद निषेधाज्ञा कर्फ्यू घोषित की जाने से घायलों का तुरंत उपचार नहीं हो सका। संपूर्ण पंजाब में सैनिकी कानून लागू कर सरकार ने अनगिनत लोगों को जेल में बंद किया। इस नरसंहार के लिए पंजाब का गवर्नर माइकल ओडायर उत्तरदायी था। पूरे देश में इस कानून की निंदा और भर्त्सना की गई। हत्याकांड के निषेध के रूप में श्री रविंद्र ठाकुर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए गए सर खिताब मतलब उपाधि का त्याग किया। आगे चलकर भारतीयों ने इस नृशंस हत्या की जांच की मांग की। खिलाफत आंदोलन। तुर्किस्तान का सुल्तान विश्व के मुस्लिमों का खलीफा अर्थात धर्म प्रमुख था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की इंग्लैंड के विरोधी गुट में था। युद्ध में भारतीय मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद खलीफा के साम्राज्य को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, यह आश्वासन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने दिया था। परंतु युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैंड ने अपने आश्वासन का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप मुस्लिमों में आक्रोश की लहर व्याप्त हुई। खलीफा को समर्थन देने के लिए भारतीय मुस्लिमों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन कहते हैं। इस मुद्दे को लेकर यदि हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया जाए तो सरकार निश्चित रूप से सही रास्ते पर आएगी, ऐसा गांधी जी ने सोचा। फलतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। सरकार के साथ सहयोग करने के गांधी जी के प्रस्ताव को खिलाफत कमेटी ने मान्य किया। इस समय हिंदू मुस्लिम एकता के विशेष रूप से दर्शन हुए। असहयोग आंदोलन के पीछे गांधी जी की एक यह धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग पर निर्भर करता है। यदि भारतीय अंग्रेजी शासन के साथ संपूर्ण असहयोग कर दें तो उनका शासन धराशायी हो जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने जनता को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया। 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को सभी ने स्वीकृति प्रदान की। असहयोग आंदोलन की समस्त बागडोर गांधी जी को सौंप दी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया। असहयोग आंदोलन की यात्रा। असहयोग आंदोलन की योजना के अनुसार पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि विख्यात वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। इस अवधि में विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना को सरकार का प्रयास किया गया। अनेक राष्ट्रीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्त्रों को जलाया गया। विदेशी वस्त्रों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए गए।
फलतः विदेशी वस्त्रों का आयात कम हो गया। 1921 में मुंबई में आए हुए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हड़ताल के साथ किया गया। निर्जन सड़कों और बंद दुकानों ने राजपुत्र का स्वागत किया। यह आंदोलन असम के चाय बागानों से लेकर बंगाल के रेल कर्मियों तक फैल गया। असहयोग आंदोलन पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने दमन नीति का प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में फरवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था। इस जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई। परिणाम स्वरूप क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इसमें एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से गांधी जी व्यथित हुए। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित किया। मार्च 1922 में गांधी जी को बंदी बनाया गया। उन पर यंग इंडिया में 3 राष्ट्रद्रोही लेख लिखने का अभियोग रखकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अहमदाबाद में विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। गांधी जी को 6 वर्ष का दंड सुनाया गया। कालांतर में स्वास्थ्य की शिकायत को लेकर गांधी जी को कारावास से रिहा किया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ रचनात्मक कांग्रेस कार्यक्रम भी चलाया। इसमें प्रमुखतः स्वदेशी का प्रसार, हिंदू मुस्लिम एकता, शराबबंदी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, खादी का प्रचार, राष्ट्रीय शिक्षा जैसी बातों का समावेश था। इस रचनात्मक कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आंदोलन अधिक व्यापक हुआ। स्वराज्य पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने सरकार को घेरने के लिए विधानमंडल में प्रवेश पाने का विचार रखा। 1922 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। 1923 में हुए चुनावों में केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में स्वराज्य पार्टी के अनेक प्रत्याशी चुनकर आए। उसमें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, न चिंकेलकर का समावेश था। जब वे देश में राजनीतिक आंदोलन ठंडा पड़ गया था तब स्वराज पार्टी के विधान परिषदों मतलब मंडल में संघर्ष किया। उन्होंने विधान परिषदों में सरकार की अन्यायकारी नीतियों का प्रखर विरोध किया। भारत में आगामी समय में उत्तरदायी सरकार पद्धति देने की मांग की। भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए गोलमेज परिषद बुलाई जाए। राजनीतिक बंदियों को रिहा करें। इनके लिए विधान परिषद मंडल में प्रस्ताव सम्मत करवा लिए। सरकार ने स्वराज पार्टी के अधिकांश प्रस्ताव निरस्त कर दिए। साइमन कमीशन। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून द्वारा किए गए सुधार असंतोषजनक थे, अतः भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। इस पृष्ठभूमि पर अंग्रेज सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में 7 सदस्य थे, परंतु इन सदस्यों में से एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। परिणाम स्वरूप भारत के राजनीतिक दलों में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय किया। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। यह कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ उनके विरुद्ध प्रदर्शन किए गए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारों से विरोध दर्शाया गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई गई। लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी चलाई। उदंड पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने लाला की छाती पर लाठी से प्रहार किए। इस हमले के बाद की निंदा भर्त्सना सभा में लाला जी ने कहा, लाठी की प्रत्येक चोट के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत पर एक एक कील ठोकी जा रही है। कालांतर में कुछ ही दिनों के बाद लाला जी का निधन हुआ। नेहरू प्रतिवेदन रिपोर्ट। भारत में सभी नेता मिलकर सर्वसम्मति से संविधान बना नहीं सकते, इस प्रकार की आलोचना प्रधानमंत्री बर्कनहेड ने की। इस चुनौती को स्वीकार कर सर्वदलीय समिति स्थापित की गई। इस समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। भारत में स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार स्थापित करें। वयस्क मतदान पद्धति लागू करें। भारतीयों को नागरिकों के मौलिक अधिकार दें। भाषावार प्रांत रचना करें जैसे प्रस्ताव इस प्रतिवेदन में थे। इस प्रतिवेदन को नेहरू प्रतिवेदन कहते हैं। 1929 के अंत में तक सरकार ने नेहरू प्रतिवेदन को नहीं स्वीकार किया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की चेतावनी दी गई। इस पृष्ठभूमि में 1929 ईस्वी के दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में अधिवेशन हुआ
और वह एक ऐतिहासिक सिद्ध हुआ। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार यह अब तक राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, जो अनेक युवा कार्यकर्ताओं को मान्य नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले युवा के नेता थे। इस युवा वर्ग के प्रभाव स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सभा के स्वतंत्र उपनिवेश की सरकार का उद्दिष्ट त्याग दिया। इसके बाद भारत की संपूर्ण स्वाधीनता ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनी। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। 26 जनवरी का यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा निश्चय किया गया। अंग्रेजी सत्ता से भारत को मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध को अहिंसक मार्ग से चलाने की प्रतिज्ञा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में ली गई। परिणामतः पूरे देश में चेतना का वातावरण उत्पन्न हुआ। धन्यवाद।